इस वीडियो में हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है, पहले वेपर प्रेशर, उस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर पहले ये हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, हम लोग सपोज करते हैं कि कोई एक कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है। ठीक, इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है। आप इसको कवर कर दो, इस कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है। हम जानते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, रैंडमली जिगजैग इधर उधर मूव करते हैं। रैंडमली जिगजैग इधर उधर मूव करने के बाद ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव करने के कारण कभी कभी क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल कोलाइड किए हैं तो उनकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। ठीक है भाई, आपका कोलिजन इलास्टिक होगा तो कभी कभी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और कभी कभी डिक्रीज कर जाएगी। तो जिन जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, कोलिजन के बाद जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले आते हैं आपके सरफेस पर। ठीक है, वो चले आते हैं सरफेस पर, और सरफेस पर आने के बाद अगर उन्हें थोड़ी सी भी और अगर काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो वो सरफेस छोड़ करके आपके यहाँ एटमॉस्फेयर पर आ जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। ठीक, एट एनी टेम्परेचर, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एट एनी टेम्परेचर का मतलब हमने यहाँ पर देखिए लिक्विड को बॉयल नहीं किया और उसको वेपर में चेंज कर दिया है। लिक्विड को बिना बॉयल किए वेपर में चेंज किया, और ये अपने आप होगा। आप घर पे चाहे भी तो एक गिलास में अगर कहीं पानी रख देते हो तो थोड़ी देर बाद आप खुद देखोगे कि उस गिलास में थोड़ा सा पानी का लेवल हल्का सा कम ज़रूर हो जाता है। अच्छा, ये हल्का सा कम एक बार होता है, थोड़ी देर बाद फिर वो उतनी ही थिकनेस उसकी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, अभी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक, जैसे ही रेट ऑफ ये तुम्हारा एवापोरेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका एवापोरेशन स्टार्ट होता है, एवापोरेशन का मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट होता है। एंड वी नो दैट एवापोरेशन इज स्लो प्रोसेस, एवापोरेशन इज स्लो प्रोसेस, एंड एवरी स्लो प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर। जैसे ही आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन स्टार्ट होगा, ठीक, एट द सेम टाइम आपका वेपर से लिक्विड में भी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे ही आपका इवापोरेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन, जो स्पीड होती है इवेपोरेशन की, वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक, शुरुआत में क्या होता है, इवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा होती है, कंडेंसेशन की स्पीड कम होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तब हमारा स्टेब्लिश होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मतलब जितना लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और जो थिकनेस है आपके सरफेस पर वेपर की, वो कांस्टेंट हो जाती है। और उसी वेपर की थिकनेस के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया जो प्रेशर है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by vapor of liquid, pressure exerted by vapor of liquid at the surface of liquid, at the surface of liquid, at liquid vapor equilibrium, at liquid vapor equilibrium, at liquid आने दो, at liquid vapor equilibrium,
ठीक, ये हमारा हो जाता है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक, अब इस वेपर प्रेशर, अभी देखिए मैंने सॉल्यूशन का नाम नहीं लिया, मैंने लिक्विड का नाम लिया है। अगर हम इसी में क्या करें, अगर हम इसी में कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक, सॉल्यूट हम लोग दो तरह का लेते हैं, एक बार वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, एक बार नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। ठीक, एक बार वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया जाएगा और एक बार नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेकर के दोनों केस की स्टडी करते हैं। ये कंटेनर है आपका, ठीक, इस कंटेनर में आपने प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए रखा है, प्योर सॉल्वेंट है आपका। मैंने बताया था शुरुआत में कि सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। प्योर सॉल्वेंट आपने ए रखा है, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन है आपका, या जिसकी कंसंट्रेशन है XA। ठीक, अब जब आपने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया B, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया बी मिला दिया, बी क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली एवापोरेट ना हो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो आपकी जो वेपर बनेगी वो वेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी सॉल्वेंट की ही होगी। ठीक, ऊपर जो आपका वेपर आएगा, ठीक, वो वेपर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल होंगे। वेपर के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। शुरुआत में क्या बात थी, शुरुआत में आपका कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा थी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ज़्यादा सॉल्वेंट वेपर बना रहा था। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनना। शुरुआत में क्या था कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा था। भाई मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन रहता है प्योर स्टेट में, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा था, ज़्यादा वेपर बन रही थी, ज़्यादा वेपर प्रेशर लग रहा था। लेकिन जब हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अब क्या हो गया है, अब आपका ये जो वेपर बन रही है ये वेपर कम बनेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके सॉल्वेंट की कम हो गई है। मोल फ्रैक्शन आपका 1 से कम हो गया है। ओके, मोल फ्रैक्शन आपका 1 से कम हो गया है, इस कारण अब वेपर सॉल्वेंट की कम बनेगी। वेपर सॉल्वेंट की कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम लगाएगी। ठीक, यही रीज़न है। ठीक, अब वेपर प्रेशर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपका आता है P0A। इसे रिप्रेजेंट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, और उसी वेपर प्रेशर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यही बताया जाता है आपका राउल्ट्स लॉ के द्वारा। जब हम लोग थोड़ा सा अभी 5 मिनट बाद राउल्ट्स लॉ को भी देखते हैं। एक केस और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है तब क्या होगा। अगर हम वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक, अगर यहाँ पर वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए, वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है कि आपका पहले तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा था, अब क्या होगा, सॉल्यूट भी इवेपोरेट होगा। पहले क्या था आपका, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा था, यानी कि जो वेपर मिल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ए के पार्टिकल की थी। अब क्या है, अब आपके बी, यानी कि बी इज वॉलेटाइल सॉल्यूट। बी इज वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब आपका जो वेपर है उस वेपर में आपके ए के भी पार्टिकल होंगे और साथ ही साथ बी के भी पार्टिकल होंगे, ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल होंगे। तो जो वेपर प्रेशर लगेगा आपका, यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर पी ए का भी लगेगा, ठीक, एंड पी बी। ये पी बी क्या है, बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, और पी ए क्या है, ए के द्वारा, ए मतलब सॉल्वेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पी ए था, बी हमारा इजीली इवेपोरेट नहीं हो रहा था। ठीक, अब इसके ये जो प्रेशर मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है, वो कहलाता है आपका राउल्ट्स लॉ। उस लॉ को क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक,
ये जो रॉल्स लॉ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हेनरी लॉ या रॉल्स लॉ में से एक लॉ ज़रूर आता है। ठीक, अब पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है ये लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट या पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। परेशान मत होइएगा, ट्रेन अभी चली जाएगी तो क्लियर सुनाई देगा सारी चीज़। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या कह सकते हो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, साथ साथ इसलिए लिखते चल रहा हूँ मैं कि टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग साथ में नोट्स भी कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। साथ में आप नोट्स कंप्लीट करते रहोगे, खुद से लिखते भी चलोगे साथ में, तो चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। सपोज कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन of solute is xb, mole fraction of solvent is xa, ठीक। वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A is Pa सॉल्वेंट, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट B इज Pb। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है आपका सॉल्वेंट का ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा आपका सॉल्वेंट का, ठीक है। फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ठीक, ये हमारा रॉल्स लॉ है फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखिए रॉल्स लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये हमारा सिंपली निकल करके आता है फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट Pa इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है आपका P नॉट A XA। Pa इज इक्वल टू P नॉट A XA, ठीक, वेयर P नॉट A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। P नॉट A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। ये आपका निकल कर कहता है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट देख लेते हैं हम लोग। फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में क्या होगा, कुछ अलग नहीं होगा, बस वेपर जो होगी आपकी सॉल्यूट की भी वेपर हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट अलग अलग निकालते हैं। सॉल्वेंट का
वेपर प्रेशर कितना आएगा आपका, हमने अभी निकाला है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एंड सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकल करके आता है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, सिंपली कहा जा सकता है रॉल्स लॉ के बेसिस पर। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, according to Dalton's law of partial pressure, according to Dalton's law of partial pressure, total pressure is equal to PA plus PB, ठीक, यानी कि P total इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी क्या है आपका, पी नॉट बी एक्स बी। आप चाहो तो यहाँ पर इसको एज सच लिख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान देना, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ में एक बेसिक डिफरेंस है। हेनरी लॉ हमेशा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा बात की गई है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर किया गया है, ठीक है। रॉल्स लॉ में हमेशा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर किया गया है, वहीं हेनरी लॉ में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर किया गया है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। एक्स बी, वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम लिख सकते हैं। तो पी टोटल आपका निकल करके आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह हम 1 माइनस एक्स ए लिख देते हैं, ठीक। और इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल हमारे पास, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आता है पी टोटल, ठीक है। छोटा सा अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आप यहाँ पर देखते हो पी नॉट ए एक्स ए, ठीक, पी नॉट बी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये माइनस हो जाएगा पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। बाद में एक्स ए अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आता है आपका तो पूरा पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये फाइनल आपका राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्यूट निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ये राउल्स लॉ आपका क्लियर हो गया। अब इस राउल्स लॉ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें हम लोग क्लियर करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। देखिए आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होगा कब, जब वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर, तीन कंडीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, हर टेम्परेचर प्रेशर पर राउल्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है। हर टेम्परेचर और प्रेशर पर राउल्स लॉ को फॉलो करे, ठीक। अब कंडीशन हम यहाँ पर ए बी सी आपकी तीन कंडीशन लिख देते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहली कंडीशन होती है कि डेल्टा एच, दैट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी शुड बी ज़ीरो, यानी कि कोई सॉल्यूशन अगर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन बनाते समय अगर वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल है तो उसमें से ना तो हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट मीन्स इट वुड बी आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स, ठीक है, डेल्टा वी शुड बी ज़ीरो, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो आपका क्या हो, ज़ीरो हो, सॉल्यूशन बनाते समय वॉल्यूम में कोई फर्क ना पड़े, एंड इट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड या एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए या पी
पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वेयर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, अभी आपने देखा, एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, ये होती है हमारे आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन, ये होती है आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन। अगर ग्राफ से देखा जाए, ग्राफ से अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो साथ ही साथ इसके पैरेलल ग्राफ लेकर के चलते हैं। देखिए, दो ग्राफ को मिक्स करके हमेशा समझाया जाता है, दो ग्राफ को मिक्स करके। जब भी ये थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का आपका ग्राफ होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या रखते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ये होता है आपका वाई एक्सिस। दो वाई एक्सिस बनाए जाते हैं, दो वाई एक्सिस बनाए जाते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस आपका मोल फ्रैक्शन दिखाता है, और वाई एक्सिस आपका क्या दिखाता है, वेपर प्रेशर को। ठीक, हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कंडीशन लिख देते हैं। यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0 इनिशियली, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस पर क्या रख देते हैं हम लोग, वाई एक्सिस पर रख देते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। ओके, एक्स ए का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट। इस समय वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है पी नॉट ए। ठीक, इस समय मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट मिलाया गया, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट मिलाते जाते हैं, देखिए एक्स बी आपका 0 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हम इसमें सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, और मिलाते मिलाते इस समय एक समय ऐसा आ रहा है जब आपका सॉल्यूट मैक्सिमम हो जा रहा है, सॉल्वेंट ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है। उस समय जो प्रेशर है, देखिए धीरे धीरे प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, और इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, पी ए। इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं पी ए। ठीक, और ये बीच में ये क्या है, ये पी नॉट ए एक्स ए। ठीक, ये पी नॉट ए एक्स ए। आप इस जगह अगर पी ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पी नॉट ए इनिशियली ये तो फिक्स है, और इस समय पी नॉट ए में हम मल्टीप्लाई कर दें जो एक्स ए की कंसंट्रेशन होगी उससे, तो आपका इस पोजीशन पर पी ए की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, सेम इसी तरह से एक्स बी अगर आपका 1 है, तो यहाँ पर इनिशियली हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट लेते हैं पी नॉट बी। ठीक, और जैसे जैसे आपका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वैसे वैसे जो पी बी है उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, और जो टोटल प्रेशर है वो आपका क्या निकल करके आता है, ये आपका आता है पी टोटल इज इक्वल टू, इस पोजीशन पर आप पी ए प्लस पी बी इस ग्राफ की हेल्प से पता कर सकते हो। आइडियल सॉल्यूशन का सिंपल सा ये ग्राफ है, आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, समझना किस लिए आसान है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर क्या रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको वेरी कराते हैं। शुरुआत में मैक्सिमम रखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, उस समय इनिशियली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी आपका मैक्सिमम है। फिर धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन आपकी सॉल्वेंट की कम होती है, दैट मीन्स सॉल्यूट मिलाते जाते हैं, तो वेपर प्रेशर भी आपका सॉल्वेंट का देखिए धीरे धीरे कम होता जाता है। सॉल्यूट अब यहाँ पर मिलाया गया, सॉल्यूट मैक्सिमम है, सॉल्यूट से जब सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं तो वेपर प्रेशर उसका भी कम आता है। आप वेक्टर लॉ पढ़े होगे एडिशन का। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रेशर आपका निकल करके आ जाता है वो आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है प्रोडक्ट, इससे हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, ये तो हो गए आइडियल सॉल्यूशन की बात। अब हम सब एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, या कोई भी चीज़ दुनिया में आइडियल नहीं होती है। आइडियल नहीं होती है तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी नॉन आइडियल। ठीक, वो होगी आपकी नॉन आइडियल। अभी दोनों के एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जनरली हमारे जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। सेम इसी तरह से हम डेफिनेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की दे सकते हैं। 3 कंडीशन होंगी आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। कौन कौन सी, डेल्टा H 0 ना हो, डेल्टा V
जीरो। नाउ डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाते समय जो हीट चेंज हो, ना तो एंडोथर्मिक हो ना ही एक्सोथर्मिक हो। और आपका पी टोटल जो है वो आपका पी ए और पी बी के इक्वल ना हो, ठीक है, पी टोटल पी ए और पी बी के इक्वल ना हो। ये हमारे तीन कंडीशन निकल करके आ जाती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अगर कोई चीज़ किसी के इक्वल नहीं है तो हमारे फिर से दो कंडीशन निकल करके आती हैं, या तो वो ज़ीरो से बड़ी होगी या ज़ीरो से छोटी होगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं दो पार्ट में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, और वो दोनों तरीके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, इसके नाम से ही लग रहा है कि यह आपका ज़ीरो से बड़ा होगा हर चीज़। showing positive deviation from ideal behavior, and non-ideal solution, non-ideal solution showing negative deviation, negative deviation, ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला जो है आपका पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच should be greater than 0, delta V should be greater than 0, and P total should be greater than PA plus PB, ठीक। जो इक्वल टू का साइन था वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, डेल्टा वी शुड बी लेस देन 0, एंड टोटल प्रेशर शुड बी लेस देन PA प्लस PB, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो तरह के हो गए। अब इनका ग्राफ अगर बनाना हो, ठीक है, ग्राफिकली अगर समझना हो तो ग्राफ से हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक और चीज़ हम लोग कॉमन चीज़ देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच आपका क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी आपका क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, और पी टोटल आपका जो आपका कैलकुलेटेड प्रेशर है उससे ज़्यादा हो रहा है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से आपका ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप पहले से जितना सोच करके बैठे हो, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है, ए और बी। ये आपका सॉल्वेंट पहले से रखा हुआ है, बी आपका पहले से अलग अलग रखा हुआ है। जब आपने इसको सॉल्यूशन बना दिया तब आपका हो गया ए बी, ठीक। ये है आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन, और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन, और यह है सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन। ज़्यादा वेपर बन रही है, ज़्यादा वेपर बन रही है, इसका मतलब ये हुआ है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़्यादा वेपर बन रही है, इसका मतलब ए भी आपका कहाँ जा रहा है, वेपर फेज में जा रहा है, बी भी आपका वेपर फेज में जा रहा है, ठीक। ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है यानी कि ए भी आपका वेपर फेज में जा रहा है और बी भी आपका वेपर फेज में जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं है लिक्विड स्टेट में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट, एक मिनट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड
सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक। ये आपकी कंडीशन निकल करके आती है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। यानी कि अच्छे से कौन रह रहे थे, सॉल्वेंट, अच्छे से कौन रह रहे थे, सॉल्यूट, जब ये अलग अलग थे। बट जब इनको मिलाया गया तो इनके बीच बात बनी नहीं। ये किस चीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, ये वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, ज़्यादा वेपर बनाने लगे, और ज़्यादा वेपर बनाने की वजह से ज़्यादा वेपर प्रेशर भी लगने लगा। ओके, अब अगर इसी में बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की, तो इसमें अगर आपका ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट हैं एक साथ, ठीक, और ये आपके सॉल्यूट सॉल्यूट हैं एक साथ, जब ये सॉल्यूशन नहीं बना है तब की बात कर रहे हैं। अब अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया, मतलब सॉल्यूशन बना दिया, तो अब ए और बी अगर बहुत अच्छा इंटरेक्शन है इनके बीच का, अगर बहुत अच्छा इंटरेक्शन है इनके बीच का, तो अब ये वेपर फेज में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स वेपर हमारी कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर आपका ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से, ठीक है, ओरिजिनल इंटरेक्शन से अगर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये किस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसको ग्राफ से भी हम लोग समझ लेते हैं। आपने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पर देखा अभी, आइडियल सॉल्यूशन का जिस तरह का आपने ग्राफ बनाया था, हम आइडियल सॉल्यूशन का भी एक ग्राफ बना करके ठीक उसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ओके, ये आपका वाई एक्सिस, एक कॉमन एक्स एक्सिस जहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन रखेंगे, और आपका एक कॉमन आपके दो वाई एक्सिस रहते हैं। वाई एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पर याद रखना है हमेशा हम लोग क्या फिट करेंगे, यहाँ पर फिट करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर, ठीक, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पर रखेंगे हम मोल फ्रैक्शन, ठीक। ये साथ ही साथ आप बनाते चलिएगा। XB1 मतलब ओरिजिनली आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, 1 है, मतलब मैक्सिमम है। सॉल्वेंट अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट ओरिजिनल सॉल्वेंट है, ठीक, और XB इसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया गया, और ओरिजिनली जब इसमें सॉल्यूट मिलाया जाता है, सॉल्यूट नहीं मिलाया गया रहता है, तब क्या रहता है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जैसे जैसे हम XB दैट मीन्स सॉल्यूट मिलाना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाना शुरू करते हैं इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ना भी शुरू होता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, XB से XB इक्वल टू 0 से XB इक्वल टू 1 तक जाता है, तो वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का धीरे धीरे डिक्रीज होता है आइडियली, ठीक। और ये आपका है P0B। ये कब है P0B, जब आपका मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्वेंट नहीं, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। और ये आपका ओवरऑल टोटल प्रेशर आपका P आ जाता है, P इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। और ये ग्राफ है आपका PA का, ठीक है, PA हमेशा P0A से कम होगा, PB आपका हमेशा P0B से कम होगा, ठीक। ये तो आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया जा रहा है, जिसमें आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, कम है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है। पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि वेपर बढ़ रही है, तो आपका PA भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। PA आपका ओरिजिनल जो प्रेशर रहना चाहिए उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। PB भी आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा इसका डेविएशन किस तरह का रहेगा, इस तरह का डेविएशन। देखिए ओरिजिनली जब मोल फ्रैक्शन 1 है आपका, ठीक है, सॉल्वेंट का, और मोल फ्रैक्शन आपका 0 है सॉल्यूट का, तो ओरिजिनल पोजीशन तो सेम रहेंगी, ठीक है, बट जो बीच में प्रेशर की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है।
और टोटल प्रेशर जो आप निकालते हो वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो ये जो रेड कलर से आपका ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व किस चीज़ का है? ये कर्व नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का कर्व है, ठीक है। यहाँ पर टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ठीक है। जितना होना चाहिए, जो ऑब्जर्व्ड है वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा है, ठीक है। ये जो आपका रेड कर्व है ये पी ए है, ठीक है। यहाँ पर जो पी ए है वो इस ओरिजिनल जो आपका पी ए था उससे क्या है? ज़्यादा है। ये आपका पी ए जो ब्लू कलर के पी ए उससे क्या है? ये ज़्यादा है। सेम पी बी के भी केस में होगा। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन का कर्व। नेगेटिव डेविएशन का कर्व देख लिया जाए, ठीक है। वेपर प्रेशर हम लोग पुट करते हैं, वाई एक्सिस पर रखते हैं और एक्स एक्सिस पर रखते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए कई बार प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं और कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ का आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना है, और वो चीज़ ये है कि जब भी आप वीडियोस देखिए या पढ़ने बैठिए तो पेन और कॉपी ले करके बैठिए, और जो भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो आप उसको नोट करते चलिए और अपना एक खुद का नोट्स बनाइए। क्योंकि बेटा जब आप खुद अपना नोट्स बनाते हो तो वो उसमें लाइफ होती है। लाइफ इन द सेंस कि आप उसको पढ़ोगे, आपको पढ़ने का मन करेगा। खुद का जो बनाया हुआ नोट्स होता है, ठीक है, खुद का बनाया हुआ नोट्स हमेशा पढ़ने का मन करता है। ये आपका पी नॉट बी है। आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में अब तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। नॉन आइडियल में जो कर्व आपका पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से जा रहा था, नॉन आइडियल के केस में वही कर्व आपका नीचे से जाएगा, यानी कि प्रेशर आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ठीक। ये आपका पी टोटल था, ये किसके इक्वल था? पी ए प्लस पी बी के इक्वल था। ये आपका पी ए था, ये आपका पी बी था। अब ये जो नया आपका पी टोटल आया है, ये नया पी टोटल जो आया है वो क्या है आपका? बड़ा हो जाएगा किससे? पी ए प्लस सॉरी पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, ठीक। क्योंकि वेपर प्रेशर बेटा बनेगी ही नहीं, सॉरी वेपर बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर हमारी कैसे बनेगी? तो ये तो हमारे दो तरह के नॉन आइडियल सोल्यूशन आप लोगों ने देखे विद ग्राफ, ठीक है, विद कर्व या विद ग्राफ आपने देखे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, ठीक है, जो हमारा लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक कह सकते हैं है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करके इस चैप्टर को ख़त्म करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? देखिए ऐसे मिक्सचर, जनरली मिक्सचर की डेफिनेशन के बारे में हम क्या जानते हैं कि मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिनको सेपरेट किया जाए तो अगर उनका हम लोग सेपरेशन करते हैं तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, ठीक। अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं जितने भी मिक्सचर को बनने में कंपोनेंट इन्वॉल्व है वो। जैसे मान लीजिए कि मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं, आपका एक है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो मिक्सचर क्या है कि केमिकली जब इनके बीच बॉन्ड नहीं बनता है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, तो ए और बी को सिंपल अगर फिजिकल मेथड से हम सेपरेट करना चाहें तो बड़े आराम से बॉयल अगर कर दिया जाए तो फिर ए का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। बट कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं सॉल्यूशन में जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इथेनॉल का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है 78.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 78.4 डिग्री सेल्सियस।
ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, अल्कोहल या इथेनॉल का। ठीक, वाटर का कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के मिक्सचर को अगर बॉयल किया जाए तो 78.4 डिग्री सेल्सियस पर आपका इथेनॉल बॉयल हो जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे वाटर बॉयल हो जाना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ये दोनों कॉन्स्टेंटली एक साथ बॉयल होते हैं और वो टेम्परेचर होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यानी कि एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो हम डेफिनेशन यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि मिक्सचर विच बॉयल्स, द मिक्सचर विच बॉयल्स at constant temperature, which boils at constant temperature, जो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल हो। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो इनका कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन जो होता है वो लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन वेपर स्टेट। अगर मैंने 95% इथेनॉल लिया है और 5% वाटर लिया है लिक्विड स्टेट में, तो जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर भी 95% वेपर होती है आपकी इथेनॉल की और 5% वेपर होती है आपकी वाटर की। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है कि एंड वेपर हैज़ same composition, vapor has same composition in liquid state as well as in vapor state। लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों फिजिकल स्टेट में सेम कंपोजिशन होता है। ये आपकी पूरी की पूरी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन हो जाती है। अब ये जो हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी आपके 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एंड दूसरा होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हुआ कि आपने जिन 2 कंपोनेंट्स को लिया है, अगर बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक, अगर बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाता है तो वो होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, आप अगर HCl, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस वाटर का, HCl प्लस वाटर। अगर HCl और वाटर का मिक्सचर लिया जाए, HCl और वाटर के मिक्सचर में HCl का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 85 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पर अगर इन दोनों को मिक्स करके इनके मिक्सचर को बॉयल किया जाए तो इनका मिक्सचर आपका बॉयल होता है 108.5 या 100, चलिए एग्जैक्टली दिया जाए 108.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, जो क्या है आपका H2O के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है और HCl के भी बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। तो 108.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है। सेम चीज़, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हम एग्जाम्पल लेते हैं वही जो अभी हमने शुरुआत में लिया था अल्कोहल और वाटर का। हम C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है, और वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। अल्कोहल और वाटर का एग्जाम्पल लिया जाए, आपका अल्कोहल बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, यह आपका बॉयल होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। बट इन दोनों के मिक्सचर की बात की जाए तो मिक्सचर इनका बॉयल होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, जो इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो आपके 2 तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक चीज़ याद रखिएगा, कंसेप्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है मतलब बॉयल करने में मुश्किल आ रही है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन आपका क्या है,
ज़्यादा है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं मिक्सचर। ये नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आपका मिक्सचर जल्दी बॉयल हो जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब ये किस तरह का डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस तरह का डेविएशन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन, एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपका दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन। और इसका रीज़न भी देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक। तो ये आपका हुआ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट होगा अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।